यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो बॉडी के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। तो वास्तु अथवा घर के अंदर जो एनर्जी होती है वो आपकी एनर्जी है। वास्तु का बिगेस्ट मीथ जो आज के टाइम में बोल सकते हैं वो क्या है? लोगों को डराना। जितना आप ज्यादा डराओगे उतना लोग आपको पैसे ज्यादा देंगे। शास्त्र के लिए इंसान नहीं बना हुआ है, इंसान के लिए शास्त्र बने हुए हैं। व्हाट इज रियल वैदिक वास्तु? वास्तु का पहला रिलेशन स्पिरिचुअलिटी से है। साउथ ईस्ट से पैसे आता है, कुबेर जी नॉर्थ में है, तो साउथ ईस्ट में से पैसे कैसे आते हैं? वो आज से नहीं, सदियों से, जब भी ये सृष्टि नहीं थी तब से एक ध्वनि थी और वो थी ब्रह्मना। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह ऐसे ऊंची आवाज में, ऊंची सुरों में बोले जाने वाली आप सुनो तो उसकी इफेक्ट आती है। डेली वाइब्रेशंस कैसे हम अपने लाइफ में, अपने घर में एक ला सकते हैं? मन, विचार और कर्म तीनों करके आप घर के वाइब्रेशन को पॉजिटिव कर सकते हो। ये 5 चीजें करने से आपका मकान कैसा भी हो, आप एफर्ट नहीं कर रहे हो वास्तु कंसल्टेंट को, तो उसको ये 5 चीजें करने से उसके जो एलिमेंट है वो बैलेंस होंगे। दीवारों के कान नहीं होते लेकिन होते हैं, वो सुनते हैं। घर आपका महसूस करता है, समझते हैं, आपकी आवाज को सुनता है, आपके अंदर जो ध्वनि पैदा होती है वो उसको सुनती है, उसके साथ रेजोनेट होती है। यानी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप सब कुछ अपने वास्तु पे ही निर्भर है। बिल्कुल। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ पूजा शाह, फाउंडर ऑफ तत्व अलाइन। आज मैं पॉडकास्ट शुरू कर रही हूँ जिसका नाम है संवाद बाय तत्व अलाइन। अगर आप फील कर रहे हो कि आपकी कहीं ना कहीं एनर्जी मिस हो रही है, आपके स्पेस में कहीं नेगेटिविटी आ रही है, या आप लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, लाइफ को कहीं और ले जाना चाहते, तो ये संवाद आपके लिए है। आज मैं बहुत ऑनर्ड फील कर रही हूँ एक हाईली रिस्पेक्टेड नाम को इंट्रोड्यूस करते हुए, प्रोफेसर कल्पेश सिंह चौहान जी, जो वास्तुकल्प के ऑथर है। उनका स्पिरिचुअल और मिस्टिकल सब्जेक्ट से कनेक्शन बचपन से ही रहा है। सिर्फ 22 साल की एज में उन्होंने भगवद गीता को समझने की शुरुआत की। जो शुरुआत क्यूरियोसिटी से हुई थी वो धीरे धीरे एक डीप पैशन में बदल गई। टाइम के साथ उनका लर्निंग सिर्फ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि बायोग्राफीज, हिस्ट्री और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस तक एक्सपेंड हुआ। ये उनकी लाइफ का एक मेजर टर्निंग पॉइंट था, जहाँ से उन्होंने अपनी नॉलेज को एक क्लियर डायरेक्शन दी और एस्ट्रोलॉजी की तरफ उनका स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन डेवलप हुआ। 2005 से 2011 तक उन्होंने लगातार वैदिक एस्ट्रोलॉजी और उसके रिलेटेड सब्जेक्ट्स को डीप स्टडी किया। आज उनके पास वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक वास्तु, यंत्र, मंत्र, तंत्र, टैरो रीडिंग और न्यूमरोलॉजी जैसे फील्ड्स में वास्ट नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। उनकी एक्सीलेंस को कई प्रेस्टिजियस अवार्ड से रिकॉग्नाइज किया गया है, इंक्लूडिंग बेस्ट वास्तु शास्त्री अवार्ड, जो ऑनरेबल गवर्नमेंट श्री भगत सिंह कोश्यारी जी के हाथों प्रदान किया गया। साथ ही उन्होंने महर्षि वेद व्यास अवार्ड के साथ ऑनररी टाइटल प्रोफेसर भी दिया गया और नेशनल लेवल पर भी उनका सम्मान हुआ है। सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं, उन्होंने एजुकेशन फील्ड में भी अपना योगदान दिया है। उन्होंने भवंस कॉलेज, कानपुर और गुजरात यूनिवर्सिटी में वास्तुशास्त्र प्रोफेसर के रूप में सेवा दी है और अपने अनुभव को और लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वास्तुकल्प नाम की किताब लिखी है, जिसमें वास्तु को सिंपल, प्रैक्टिकल और डेली लाइफ में अप्लाई करने लायक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। सर, आज आपका हमारे प्लेटफॉर्म पर दिल से स्वागत है। वेलकम टू द पॉडकास्ट। तत्व अलाइन का मेरी ओर से खूब खूब शुभकामनाएं जो आज ये पॉडकास्ट हो रहा है। धन्यवाद। चलिए आज का संवाद हम शुरू करते हैं। आप, मैं और जो हमारे आज के ऑनरेबल गेस्ट हैं। सर, आपकी जर्नी वास्तु में स्टार्ट कैसे हुई? बिगनिंग, आपको इंटरेस्ट कहाँ से जागा? ये ऐसा समझ लीजिए कि इंटरेस्ट जागना वो बात नहीं थी। थोड़ी सी उस दिशा में 2 कदम हम चले और कुदरत ने हमारे पीछे से 2 कदम लेके हमको उठा लिया। ऐसी बात कुछ है। थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था कि पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते थे,
पढ़ने का शौक़ था और जैसे किसी अच्छे इंसान की बायोग्राफी को पढ़ लिया, धर्म शास्त्र को समझने की कोशिश की। सबसे पहले गीता को थोड़ा बहुत समझा, उसके बाद अगर कुछ पढ़ रहे हो या कुछ कर रहे हो तो उसको सही चैनलाइज करें या कोई अच्छी जगह पर जो मतलब लोगों के हित में कार्य कर सके, ऐसो कोई नॉलेज हो, उसके बारे में सोचने लगे। और धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजी और वास्तु और ये अकल्ट की जितने भी ब्रांचेस है उस सब में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नॉलेज लिया और आज आपके सामने ये सब काम कर रहे हैं। वैदिक स्क्रिप्चर्स ने बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया आपकी हाँ इस लाइफ बिल्कुल। केस में। और उसके साथ ये भी बहुत गहराई से देखा जाता है, हो सकते ऊपर वाले की मेहरबानी हो, पूर्व जन्म के या अपने एंसेस्टर के कोई आशीर्वाद हो, उसकी वजह से ये सब कर पाते हैं। आपकी मेहनत बहुत छोटी होती है, लेकिन कई बार आशीर्वाद है, पूर्व जन्म के कर्म जो होते हैं उसके साथ आप आगे बढ़ते हो। यानी आपको 20-22 साल हो गए इस फील्ड में। बिल्कुल सर, यानी आपको बहुत लोगों का अनुभव रहा है। हाँ, बहुत। कैसा अनुभव रहा है सर आपको? अच्छे बुरे सब अनुभव रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले की मेहरबानी के हमको बुरे कम रहे, अच्छे ज़्यादा रहे। बहुत अच्छे। ओके सर। सर, अभी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज पूछना चाहूँगी, व्हाई इज वैदिक वास्तु आज के ज़माने में कितना रिलेवेंट है? वास्तु वैदिक ही होता है। वास्तु, क्योंकि जो वास्तु के अंदर जितने भी डेइटीज़, जितने भी देव, जितने भी दिक्पाल, उनकी जो बात की गई है वो कोई आज के देव नहीं हैं, वो वेदकालीन देव है। उनका जो प्रेजेंस है तब भी था और आज भी है। यानी जो आज मॉडर्न जो बोलते हैं वास्तु, उससे वैदिक वास्तु में और मॉडर्न वास्तु में कितना फ़र्क है सर? वास्तु ही है, उस टाइम था वही वास्तु है, लेकिन हो सकता है उसके अंदर किसी ने उसके अंदर कोई एड ऑन किया या फिर अपनी खुद की कोई ब्रांच चलाई, उस हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क आ गया। और जो उसकी रेमेडी की जो मेथड है उसकी वजह से वैदिक से बहुत सारा, जैसे कई मतलब बोलनी नहीं चाहिए प्लेटफॉर्म पे, लेकिन फेंगशुई है और भी सारे इंडिया के अंदर भी प्रचलित जो थेरापीज़ है जो रेमेडी के तौर पे यूज़ करती है, वो वास्तु के थोड़ा सा डिफरेंट बन गया है, जो वैदिक वास्तु को 100% फॉलो नहीं करते। जबकि हम, मतलब आप भी, मैं आपको जानता हूँ तो आप भी मतलब वैदिक शास्त्रों से बहुत लगाव रखते हो, तो जैसे आप और हम जैसे लोग काम करते हैं वो वैदिक वास्तु के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और कई लोग होते हैं जो मतलब थेरापी जो यूज़ कर होता है वैदिक ही है, लेकिन उसके अंदर खुद का एड ऑन किया या किसी दूसरे देशों से आया हुआ वास्तु, उनका जो मॉडर्न है फेंगशुई है या इजिप्ट से कुछ आ गया और कहीं से भी, तो वो सब मिक्स करके फिर अपनी खुद की बुद्धि को लगाकर वो वैदिक वास्तु को आज की तारीख में जो वास्तु चल रहा है वहाँ तक ले आए। वास्तु वैदिक ही होता है, लेकिन क्योंकि वैदिक वास्तु इंडिया का था, हमारे पूर्वजों ने लिखा हुआ था, हमारे ब्राह्मण जो पहले गुरुज ने लिखा हुआ था, जी, और वो अपने मिट्टी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। अगर हम मॉडर्न वास्तु जो यहाँ वहाँ से लिया हुआ है वो अपने कनेक्शन तक तो नहीं आ पाएगा ना, क्योंकि अपना सूर्य उगने का टाइम रहता है, सनराइज सनसेट जो बोलते हैं वो अलग जोन में है, वहाँ का अलग जोन में है। बिल्कुल। तो वो एक हमें काम आए वो तो कम ही दिखेगा। बिल्कुल। सबसे पहले ये जो है ना वास्तु या कोई भी धर्मशास्त्र है वो इंसान के लिए बने हुए हैं। इंसान धर्मों के लिए नहीं बना हुआ है, शास्त्र के लिए इंसान नहीं बना हुआ है, इंसान के लिए शास्त्र बने हुए हैं। सही बात है सर। तो जैसे आप और मैं जहाँ पर रह रहे हैं वो अपना जीवन उन्नत बने, अच्छा बने, हर तरह से उसकी चारों ओर से उसकी प्रगति हो, ऐसी एटमॉस्फेयर को पैदा करना ही वास्तु है। जैसे हम आज इंडिया में रह रहे हैं तो हमारे यहाँ जब अपनी पॉडकास्ट चल रही है तो 45 डिग्री टेम्परेचर है। अब वास्तु ये बताता है कि आपको साउथ वेस्ट को बंद रखना है, साउथ वेस्ट को बंद रखना है, उसकी दीवार को मोटी रखो, ऊंची रखो, उसको वहाँ पर विंडो मत रखो, वहाँ पर आप दरवाजे मत रखो। तो उसका रीज़न क्या है? तो अपने वहाँ पर जो पवन आते हैं, जो मतलब हवा चलती है, वो हवा बहुत गर्म चलती है। तो वहाँ साउथ वेस्ट में जो हवा आती है वो गर्म हवा आती है। जैसे पूरा सौर ऊर्जा का जो कॉन्सेप्ट है, पूर्व से सूर्य उदित हुआ, साउथ में वेस्ट में ढल गया, तो जब भी मतलब दोपहर के 12-1 बजे के बाद जैसे मध्याह्न में सूरज होता है तब ये सबसे ज़्यादा गर्म। हाँ, अगर आप ये मेरे साथ सोचो
कि अगर आपने साउथ वेस्ट के अंदर बालकनी रख दी है या बालकनी बना दी है और वो सूर्य का जो प्रकाश आ रहा है या सूर्य की जो गर्मी इंफ्रारेड जो रेज आ रहे हैं वो कितने खतरनाक है। तो ये कॉन्सेप्ट आजकल कई बार हमारे कॉन्फ्लिक्ट भी होते हैं डिज़ाइनर इंटीरियर आर्किटेक्ट के साथ। उनका कहना होता है कि भाई साउथ वेस्ट को विंड डायरेक्शन उसको खुला रख दो। मैंने कहा भाई आप जो पढ़ते हो वो मॉडर्न पढ़ते हो, है ना, वो इंडिया की एटमॉस्फेयर के रिगार्डिंग आप नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब उसको आप साउथ वेस्ट का अगर विंड डायरेक्शन बोल के खुला रखोगे तो आज ये सोचने वाली बात है कि ये कहाँ तक ये सच है कि आप साउथ वेस्ट को ओपन रख के फिर गर्म हवा को रोक सको। सर, उसके लिए मोटी दीवार चाहिए। हो गया कि एंशिएंट बात जो हमारे लिख के गए, हाँ, उन्होंने प्रैक्टिकल बातें लिखी थी, बिल्कुल, और आजकल के जो करते हैं वो दे गो बाय द बुक्स और एडप्ट करते हैं हर जगह से। मुझे हंसी तब आती है मैडम, हंसी तब आती है, उसमें आप और मैं सब इसके अंदर शामिल है, लेकिन ये मूर्खतापूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं या बातें होती है। इंडिया के अंदर सनरूफ गाड़ियाँ कितनी तरह से अच्छा कितनी वो यहाँ होनी चाहिए, जबकि यहाँ 45 डिग्री टेम्परेचर है। हाँ सर। तो यहाँ सनरूफ गाड़ी का काम क्या है? और डस्ट फिर भी हम एडॉप्ट कर दिया उसको, ले आए वेरी मच हमारी खुशी के लिए या बच्चों की खुशी के लिए, या फिर हमारे पास ये है लग्जरी, हमारे पास सनरूफ गाड़ी, मतलब उसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। आप समझ लो 45 डिग्री में आप सनरूफ गाड़ी को क्या करोगे? सही बात है। तो वही वास्तु के अंदर है कि वास्तु के अंदर जो 45 डिग्री टेम्परेचर 48 अब तो 52 जाने वाला है मई तक, तो ये टेम्परेचर के अंदर आप साउथ वेस्ट को खुला नहीं रख सकते, वो आपको हानि करेगा आपके इंफ्रारेड रेज से। वहाँ आप 16 पे क्या, उससे भी माइनस में चले जाओ तो भी आपको ठंडक नहीं दे पाएगा वो, है ना। तो वो आबो हवा मतलब एटमॉस्फेयर पे बहुत डिपेंड है, आपके जो जीवन की जो शैली है उसके पर डिपेंड है। यस सर। सर, व्हाट इज़ रियल वैदिक वास्तु? यानी 5 तत्व की हम बात करें, हम 45 जो देव है उनकी बात करें, या 16 दिशाएं जो है, हाँ। क्योंकि लोगों को यही मिथ है कि सिर्फ 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। यस। जो 16 दिशा होती है वो आज मुझे नहीं लगता है किसी को इतना एलिब्रेट पता होगा, तो शायद हमें उनको कुछ बता पाए उन चीज़ों के बारे में। बिल्कुल, देखो दिशाओं का ज्ञान होना, पृथ्वी गोल है, नॉर्थ को आपने कंसिडर कर दिया, उससे सोचने लगे आपके मकान को, आपके प्लॉट को। लेकिन जब ये शास्त्र लिखा गया था या किसी ने जो इसके अंदर जितने भी 18 इसके जो ऋषि मुनि है, अत्रि से लेकर वशिष्ठ सप्त, तो उन्होंने जब ये लिखा तब ये कॉन्सेप्ट नहीं था जो आज है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग्स, छोटे मकान। तब किले होते थे, नगर की रचनाएं होती थी, कुएं, बावड़ी, स्टेप वेल जिसको बोलते हैं वो बनती थी, तो उसके लिए वास्तु ज़्यादा यूज़ होता था। तो तब दिशाओं से ज़्यादा वहाँ पर रखे हुए जो देवों के, अपने जो एक पौराणिक कथा है कि भाई अंतकासुर नाम के जो राक्षस के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद पूरा वास्तु पुरुष की उत्पत्ति, वो सब जानते हैं। तो जो उसके बाद जो 45 देवों ने उसके ऊपर वास किया, तब से वैदिक वास्तु चालू हुआ। और वहाँ पर जो 45 देव है वो सब वास्तु के देव, वो सब वैदिक है। आपने आज की तारीख में अरियमा का नाम नहीं सुना होगा, आप अपनारे जो देखने वाले उनको भी पूछ लो, अरियमा, विवस्वान, मित्र, ऐसे कोई नाम नहीं सुने, तो किसी ने नहीं सुने होंगे। हाँ, मतलब वो वास्तव में देव है। हाँ। देखो भारत की संस्कृति वो कुदरत की पूजा करने वाली थी, तो उन्होंने वायु को पूजा, जो हमारी सांसों में जो एयर चल रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, या अपने फेफड़े को चला रही है, प्राण वायु जिसको बोलते हैं, वो वायु एयर एलिमेंट जिसको बोलते हैं, वो उसके लिए एक देव को प्रस्तावित किया हुआ, आपने अग्नि के लिए देव को प्रस्तावित किया है। क्या हुआ है सर? जितने जीवन की जितने भी पहलू है, जो आप कार्य करते हो, वो किस तरह से करोगे काम, उसके लिए सबके लिए कोई एक देव, डेटीज को वहाँ पर कोई काम बता रखा है कि आपको ये करना है, आपके जीवन में जो ये तकलीफ है तो इसकी वजह से आ रही है, और अच्छा है तो भी इसकी वजह से हो रहा है। यानी वो 45 देव हमारे पूरे वास्तु को एनालाइज करते हैं। बिल्कुल, अपना वास्तु उन्हीं के हिसाब से चलता है। सबका अपना अपना एनर्जी लेवल वो देव के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है, अलाइन हो जाता है। तो आपके घर की भी एनर्जी आप बोल सकते हैं
कि उन देवताओं हाँ, के साथ पूरी एनालाइज हो चुकी बिल्कुल, है, बिल्कुल। अलाइन हो चुकी है। घर का वास्तु ऐसे भी हो सकता है कि बिजनेस के हिसाब से आप अपना पद चूज़ कीजिए, या अपने फैमिली के हिसाब से आप पद चूज़ कीजिए एंट्री की। बिल्कुल, बिल्कुल। देखो ये ऐसा है कि हमारे वहाँ अभी मॉडर्न वास्तु के अंदर 3 पार्ट हो गए हैं। एक रेसिडेंट वास्तु होता है, एक कमर्शियल होता है और एक इंडस्ट्रियल होता है। तो उसको ईज़ी बनाने के लिए पहले एक ही था, इंडस्ट्रिया थी नहीं, लेकिन वो जो कर्म जो थे वर्ण व्यवस्था थी, उसके लिए बनाए गए वास्तु थे। तो सबसे पहले बेसिक बात ये आती है कि भूमि की चयन करना आपको। तो जैसे भूमि का चयन करना है तो वो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से चयन होता है। भाई ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, उस तरह से होता है। तो उनके लिए पर्टिकुलर उनकी स्वाद, मतलब मिट्टी का स्वाद, मिट्टी का मिट्टी का कलर और वो सब देख के फिर वो चयन किया जाता था कि किसको रहना है। तो आज की तारीख में वर्ण व्यवस्था क्या है, काम के हिसाब से बांटा हुआ एक अच्छा सा सुविधा है या एक समाज की रचना है। तो देखो अभी जो भी ज्ञान देता है वो ब्राह्मण है, जो बिजनेस करता है वो वैश्य है, जो जॉब करता है वो शूद्र है, और जो डिफेंस के अंदर है, रक्षा करता है, वो क्षत्रिय है, वो चाहे कोई भी कास्ट का हो। उस हिसाब से ये वास्तु बना हुआ है। बिल्कुल। अब बात आप जो बता रहे थे कि भाई बिजनेस के हिसाब से करना चाहिए कि रहने के हिसाब से, तो पहले 70-30 का रेशियो समझ लो। आप बिजनेस कोई भी कर रहे हो, लेकिन जब घर के अंदर आते हो तो जूते और जफा, मंदिर में लिखा होता है जूते और जफा बाहर रख के आओ, है ना। तो जैसे घर के अंदर प्रवेश करते हो आप, तो वही बात आती है, जूते और जफा। घर एक मंदिर ही है अगर माना जाए तो, राइट। तो जूते और जफा को बाहर रख के आओ। तो आपको पीसफुल नींद लेनी है, बच्चों के साथ बात करनी है, बीवी के साथ आपको अच्छा हार्मनी, हाँ, अच्छा टाइम स्पेंड करना है, परिवार के, आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए कुछ बात करनी है, तो वो आप शांत दिमाग से कर सकते हो। अगर वहाँ का वास्तु अगर ठीक नहीं है तो वो आप नहीं कर पाओगे। तो बिल्कुल यहाँ पर 70-30 का होता है रेशियो कि जहाँ पर कूल एनर्जी होती है। कूल एनर्जी मतलब जहाँ से ठंडा और दिमाग शांत रहे, जहाँ से आपकी स्पिरिचुअलिटी हाई हो, जहाँ से हार्मनी बनी रहे, वो एनर्जी को आप कैच कर सको, वहाँ की एनर्जी को, ऐसा दरवाजा बनाना चाहिए। यानी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप सब कुछ अपने वास्तु पे ही निर्भर है। बिल्कुल। तो जैसे समझ लो कि इंसान के पास 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, उसके अलावा कुछ नहीं ज़रूरत है। या तो लक्ष्मी चाहिए, पैसे चाहिए, या उसको प्रतिष्ठा चाहिए, हाँ सर, है? या फिर उसको वाणी चाहिए। ये 3 में से आप दुनिया के कोई भी इंसान को पकड़ लो, ये 3 में बटा हुआ है, नेम, फेम और हाँ, मतलब वो अगर विद्या अपने नॉलेज से आगे है, या फिर उसके बाहुबल से आगे है, शक्ति से, और एक लक्ष्मी से आगे है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर ये तीनों पाना है तो कूल एनर्जी चाहिए, और सोचने की क्षमता, काम करने की क्षमता, और उसको बार बार रिपीटेशंस। ऐसा नहीं है कि एक बार सर्कल चल गया उसके बाद बंद हो गया तो ठीक है, वो सर्कल भी चलना चाहिए। तो ये सब बातें वास्तु में आती है। अपने जो आप जैसे वास्तु में जानते हो, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जो होती है, सृष्टि क्रम जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, तो वो डायरेक्शन होती है, उस हिसाब से अपने को काम करना चाहिए। तो घर के अंदर भी एनर्जी उसी तरह से रोटेट होनी चाहिए। तो सर हमें वो 45 देवता जो आपने बात की, 16 दिशाएं, हमें रेगुलर वास्तु में यानी घर लेते वक्त या कैसे उनका ध्यान देना चाहिए, कैसे हमें वो दिमाग में उनका वो देख के लेना चाहिए? ऐसा है, 45 डेटीज़ की जब बात करते हैं ना अपने, तो उससे आपने जो सवाल किया उससे पहले मैं थोड़ा एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि भाई एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, एयर एलिमेंट्स, पंच तत्व होते हैं, आकाश तत्व, बराबर। तो 5 एलिमेंट, उसकी पूरी कहानी है, वो करने जाएंगे 2-4 घंटे और लग जाएंगे, लेकिन वो अब बात नहीं करेंगे। 5 जो पंच तत्व है, तो पंच तत्व जैसे आप जानते हो कि पंच तत्व में से पानी, वाटर एलिमेंट को ईशान में बोला गया है। तो क्या रीज़न है उसका, क्यों ईशान में बोला गया? फायर एलिमेंट को अग्नि में क्यों बोला गया? कोई तो रीज़न होगा। साउथ ईस्ट, देवताओं की एनर्जी ऐसी है कि उस तरह के एलिमेंट को अट्रैक्ट करती है। एक एग्जांपल मैं दूं आपको, जैसे अपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर आपको बोलते हैं वाटर एलिमेंट से, तो वहाँ पर वाटर एलिमेंट क्यों है, किसी ने बोल दिया, कोई तो लॉजिक होगा वहाँ पर वाटर एलिमेंट बनाने का। वहाँ फायर क्यों नहीं बोला? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर जो डेटीज, जो देव है, वो देव की
जो एनर्जी हाँ एट्रीब्यूट्स जो उसके है वो वाटर एलिमेंट वाले वो हैं, पानी तत्व वाले पानी हैं। तत्व है। जैसे जल आप तत्व। हाँ ईशान के अंदर जो ईश है, पर्जन्य है, दिति, अदिति, आप वत्स, जो देव है, वो सब आपका प्योर अर्थ होता है वारी, मतलब पानी। पानी आप जो है उसका प्योरली ये मीनिंग होता है पानी, सिंपल। पर्जन्य जो बरसात बारिश के देव है, तो वो सब पूरी जो एनर्जी है वाटर एलिमेंट है। वाटर एलिमेंट। तो वो जो तत्व की जो बात आती है वो घूम फिर के वहीं पर आ जाती है कि देवों के एट्रीब्यूट है वैसे, उसके लिए उसको वहाँ पर वाटर एलिमेंट बोला गया। उसी तरह फायर का देख लो, उसी तरह आप साउथ वेस्ट देख लो अर्थ एलिमेंट, उसी तरह एयर एलिमेंट देख लो। एयर एलिमेंट आपने कहीं सुना है कि भाई कपड़े आप जलाते हो या सुखाते हो? अगर कहीं कपड़े भीग गए तो आपने गर्मी में सुखाए या पवन में सुखाए? कहाँ पर सुखाए? पवन में सुखाए। हवा में। हाँ, तो ये फर्क होता है फायर और, तो वो सोखता है, तो वो एलिमेंट एयर एलिमेंट है। ड्राई करता है, ड्राई करता वो है। जलाता है, अग्नि जलाती है, और वो सुखाता है। हाँ सर। देखो गीता के अंदर भी श्लोक है आत्मा के बारे में बताया कि पवन सुखा नहीं सकता और अग्नि जला नहीं सकती। बाकी बात तो वही है, कपड़े को सुखाना हो तो कैसे सुखाओगे आप? तो वो पवन में सुखाएगी। तो ये एलिमेंट जो बने हैं वहाँ पर देव है। देखो अब बात जब निकली है तो आगे तक जाएगी, ठीक है। तो जैसे एयर एलिमेंट की बात की तो वहाँ ऐसे डेइटीज है, रुद्र, रुद्रदास, सोस जो ड्राई करता है। सोस का मतलब होता है शनि, शनि। असुर मतलब राहु, वहाँ पर वो डेइटीज है। तो वो डेइटीज के हिसाब, सोस का मतलब सोखना, सोखना। तो वो सब डेइटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे है, तो वहाँ एयर एलिमेंट आ गया। इसी तरह फायर एलिमेंट आ गया। तो एलिमेंट से देवता नहीं है, देव से एलिमेंट है सर। बिल्कुल सही बात है। तो जब भी बात एलिमेंट की आती है, डायरेक्शन की आती है, तो वो सोचे जाती है देवताओं से। इसीलिए वैदिक देवों की ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रही है और उस पर फोकस करके ही आप वास्तु कर सकते हो। मतलब आप मोटा मोटा वास्तु तो कर सकते हो, लेकिन जब डीप में जाना होता है, देखो दिशाएं आपने 8 से 16 कर दी, 8 से 16 भी हो सकती है, लेकिन 45 डेटीज है, तो वो प्रिसाइज काम करते हैं, वो पर्टिकुलर जगह पे जाके काम करते हैं। वहाँ की एनर्जी जब डिस्टर्ब होती है तो क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो इंडिकेट करते हैं वो डायरेक्शन के बैठे हुए डेटीज, देव। हाँ सर, सही बात है। तो ये सबसे आगे है। यानी ये बोल सकते हैं कि वास्तु सिर्फ दीवारों का ये इससे नहीं होता है वास्तु, ये उन देवता जो वहाँ पे बैठे हैं, हाँ, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, बिल्कुल, और उनके अकॉर्डिंग ही काम करने हैं, अकॉर्डिंगली ही हमें अपना काम अलाइन करके अपना घर ये करना है। ऐसा बोला जाता है दीवारों के कान नहीं होते, लेकिन होते हैं, वो सुनते हैं, घर आपका महसूस करता है, समझते हैं, आपकी आवाज़ को सुनता है, आपके अंदर जो ध्वनि पैदा होती है वो उसको सुनती है, उसके साथ रेजोनेट होती है वो फ्रीक्वेंसी। तो ऐसा नहीं होता कि दीवारों को कान भी होते हैं, वो वास्तव में होते हैं कान, ऐसा है। सर आज बिगेस्ट मिथ अबाउट वास्तु, यानी अभी आज तो ऐसे हो गया, आप जैसे कोई भी सोशल मीडिया खोल दीजिए, दुनिया भर की रीलें आती है वास्तु 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 वास्तु। तो अभी लोग कैसे समझे कि कौन से वास्तु को हमें फॉलो करना है, क्या सच है और क्या झूठ है? क्योंकि आज ऐसे हो गया है कि बस मैंने 4 बातें सुन ली, हाँ, 2 बातें मैंने अपनी ऐड करके 6 बातें मैंने और कर दी। तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि हम किसको फॉलो करें, क्या समझें। तो सर वास्तु का बिगेस्ट मीथ जो आज के टाइम में बोल सकते हैं वो क्या है? लोगों को डराना। ओके। टेरर फैला के काम करना अपना, वो सबसे बड़ी आज की जो पॉलिसी चल रही है ना, जितना आप ज़्यादा डराओगे उतना लोग आपको पैसे ज़्यादा देंगे। तो डराने के लिए ये सब चल रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वास्तु के बहुत एक कॉमन क्वेश्चन आते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, और कई बात आप सोशल मीडिया में देखते भी, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है कैंसर हो जाएगा। ये बिल्कुल कॉमन है। बहुत सारे क्लाइंट, हाँ, जिसने देखे फ़ोन करते हैं, सर ये कहाँ कैसे हो गया, किसने बोल दिया, मेरा हस्बैंड स्मोकिंग कर रहा है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो क्या होगा? लेकर लोग आजकल बहुत डरे हुए हैं। तो वो ये डर कर या डरा कर आपका काम, आपका उल्लू सही करना, वो काम चल रहा है, वो सबसे बड़ा मीथ है। हाँ, अब दूसरी बात ये है कि भाई आपको वास्तव में क्या करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा, और बार बार ये बात दोहराता हूँ मैं, कि मुझे किस वास्तु को फॉलो करना चाहिए।
जैसे कि हमारे जो प्रवर्तमान जो मतलब जो वास्तु के जिसने उस पर बहुत काम किया वो 18 ऋषि मुनि है। उत्तर भारत के अंदर विश्वकर्मा और साउथ के महिमत्तम जो रावण के मामा थे। तो ये दोनों चलती है पैरेलल, दोनों सही है। तो हम उनका कोई ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं किसी को डराऊं और पैसे कमाऊं। जब भी उन्होंने वास्तु या कोई ग्रंथ लिखा या उनको समझ में आया वो तब किया, तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि मानव जीवन कैसे उन्नत हो, कि भाई लाइफ उसकी अच्छी बने, वो हर तरह से, ऐसा नहीं कि हेल्थ हर तरह से। और लोग हेल्दी भी थे और वेल्दी भी थे। ऐसा नहीं था कि भाई वो वहाँ पर किसी की हेल्थ अच्छी है, सब तरह से वो समृद्ध थे सर। बराबर। तो वो वास्तु सही है मेरे ख्याल से, पर्सनली मैं बिलीव करता हूँ उसके लिए। तो वो वास्तु को फॉलो करना चाहिए। तो आपको वैदिक वास्तु जानने वाले अच्छे वास्तुशास्त्री को आपको कंसल्ट करना चाहिए और उससे मिलके आपकी जो समस्या है उसको बताओ। ये ऐसा नहीं कि रील देख के आपने नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, साउथ वेस्ट में किचन नहीं है, यानी ये चीज से हमें डरना नहीं है बिल्कुल। और आज डेमोलिशन के बिना भी कर हर सकते एक हैं, रेमेडी आप कर सकते हो। डरना पहले तो आप डरना छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये ऐसा चीज का इलाज तो इलाज है। हाँ, हो सकता है कहीं कम रिजल्ट दे, कहीं ज़्यादा रिजल्ट दे, ऐसा हो सकता है। लेकिन डर कर, अगर आप एक बार डर गए, आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली ये फिट हो गया है कि यहाँ से खराब होगा, तो इट कैन हैपन, तो वो होना ही है। आप पहले तो डरना छोड़ दीजिए। अच्छे वास्तु कंसल्ट को कंसल्ट कीजिए जो मतलब आपका हितेच्छु हो, आपको डराए नहीं। यानी आप पहली चीज जो लोगों को वास्तु के लिए करना चाहिए, एक अच्छा वास्तुकार ढूंढना है और आपको भी थोड़ी समझ होनी चाहिए कि भाई ये आपको हर एक चीज जो वास्तुकार बोले उस पर विश्वास और ऐसा आप अपना भी थोड़ा देखिए, आपके घर के अंदर कीजिए। बिल्कुल, आपके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसा नहीं होता है कोई एक प्रॉब्लम से आपकी लाइफ पूरी स्पॉइल हो जाती है। वो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, तब जाके कुछ बड़ी इवेंट्स बनते हैं। मतलब जैसे आप नॉर्थ ईस्ट में ऐसा हो गया, तो ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत कम होता है कि भाई मैंने भी काफ़ी मकान देखे तो मुझे मालूम है वो परसेंटेज में 10 या 15% होता है उसकी नेगेटिव इफेक्ट आती है 100%। लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 मकान देखे, 100 में से हो सकता है 8-10 मकान में ऐसा हो। वो कॉमनली पैटर्न देखने मिलती है। लेकिन 95 मकान ऐसे है या 90 मकान ऐसे है कि उसमें वो दिक्कत नहीं है ना। तो वो कई बार ऐसा भी होता है कि उसके कर्म पे डिपेंड होता है, उसकी वापस चले जाए कर्म यानी मैं दूसरी बात करूँ तो कर्म को मैं कुंडली से देखता हूँ। भी वो पास्ट लाइफ जिस तरह से आई है, आप इस जन्म में वो कर्म करोगे। तो वो कई बार कैसा होता है कि भाई एक ही फ्लैट की एक ही विंग में रहने वाले को प्लस माइनस होता है। तो वो वहीं से आता है कि उसके कर्म है, उसकी खुद की है। घर में रहने वाले इंसान की अलग अलग सोच होती है, अलग अलग काम होते हैं, तरीके होते हैं, उनकी कुंडली अलग होती है। तो और उनके कमाने के स्तोत्र अलग होते हैं, उनके हर एक घर की अपनी अपनी अलग अलग नीड्स होती है। उस हिसाब से वो कमाते हैं, उस हिसाब से उनके घर के अंदर पैसा आता है और जैसा पैसा आता है उस तरह से वो अपने खर्च करते हैं। तो वो खर्च करते हैं, उसमें खाना भी आ गया है ना। तो जैसा पैसा आएगा उससे जो खरीदेंगे, जो खाएंगे, ऐसे शरीर को इफेक्ट करेगी। सिंपल बात है। सही बात है। तो कर्मा तो कर्मा तो है और थोड़ा एस्ट्रोलॉजी भी अफेक्ट करता है आपके वास्तु को। ऐसे नहीं है कि 100% वास्तु इशू ही हो। और डरने की बात नहीं, डरने की बात तो बिल्कुल नहीं है। उसका सॉल्यूशन हो सकता है। आप रिचुअल्स कर सकते हो, काफ़ी रेमेडीज भी है लिखी हुई है। बिल्कुल। और पहले तो सबसे पहले वास्तु कहाँ से शुरुआत होती है, यहाँ से होती है। वो आपकी थॉट पैटर्न होती है ना, वो चेंज करती है। आप जो ग्लास को आधा भरा हुआ देखते हो, मैं उसको आधा खाली देखता हूँ। तो वो पैटर्न बनती है कि आपको ऐसा नहीं होता है कि कोई एक दिन के अंदर सब कुछ बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, इतना होता है कि आपकी जो सोच होती है, प्रॉब्लम वहीं पर है, वो सब सिचुएशन वही है, लेकिन आपके थॉट चेंज होने की वजह से वो प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाते हैं। जितना आप पॉजिटिव होंगे, नजरिया बदल, आपका वास्तु जब भी जल्दी पॉजिटिवली आपको हेल्प करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी मेन चीज जो बेसिक पॉइंट है वो है डरना नहीं है। हर एक चीज की रेमेडी है, हम सब कुछ कर सकते हैं। और दिमाग में कोई गलत सोच नहीं लानी है। सोच नहीं लानी। और उसको इतनी सी जो चीज एक दिमाग में घुस गई उसको हवा दे के बड़ी नहीं करनी है, गलत धारणाएं नहीं बनानी है।
आजकल जो चल रहा है। हाँ, उससे उसके साथ साथ आप अच्छे कंसल्टेंट से मिलो, अच्छे लोग से मिलो और उसका सॉल्यूशन निकालो। सिंपल सी बात है। सर अभी हम अगर स्पिरिचुअल साइड ऑफ वास्तु की बात करें, हाँ जी, जैसे स्पिरिचुअलिटी तो हर एक चीज़ में होती है, बिल्कुल वैसे वास्तु के साथ भी स्पिरिचुअलिटी तो होती है। जी। तो सर हम कैसे उसको जोड़ सकते हैं सर? जैसे अपने 7 चक्र के साथ बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी मतलब आपकी जो बॉडी की एनर्जी है वही, और वही एनर्जी वास्तु के साथ अलाइन होती है। क्योंकि वास्तु के अंदर वास्तु पुरुष ही मैन है। हम्म, आपने पूरी कहानी सुनी है। हाँ। तो जो वास्तु पुरुष को वहीं पर बैठाया गया है जिसका सर नॉर्थ ईस्ट में है और पाँव उसके साउथ वेस्ट में है। उसका राइट हैंड साउथ ईस्ट में है, नॉर्थ वेस्ट में उसका लेफ्ट हैंडेड। तो इसी तरह से वास्तु है प्रस्तावित हुआ है। तो उसके जो चक्रा, उसकी बॉडी, वो इंसान है। मतलब यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, मतलब जो बॉडी के अंदर है वही ब्रह्मांड के अंदर है। तो वास्तु अथवा घर के अंदर जो एनर्जी होती है वो आपकी एनर्जी है। तो दोनों बातें होती है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपका एटमॉस्फेयर स्पिरिचुअल होगा, या फिर आपका घर अच्छा है तो आप स्पिरिचुअल बनोगे। अच्छा, स्पिरिचुअलिटी के लिए एक जोन है, एक है ना, कि आपकी स्पिरिचुअलिटी हाई कब होती है, आपका दिमाग शांत कब रहता है, आप कूल बनकर काम कर सकते हो। तो ऐसे एक जोन है जिसको हम ईशान बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट। और देखो अपनी, अच्छा वहाँ से क्या आता है, स्पिरिचुअलिटी कैसे आती है? तो सूर्य का प्रकाश, वेब की ओर सनराइज होता है, वेब की ओर, राइट। और वो ही अपने जो बॉडी के अंदर चक्र है उसको अलाइन करते हैं। तो वहाँ से ही स्पिरिचुअलिटी शुरुआत होती है। कब होती है? सुबह 3 से 6 में, ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त। तो जैसे आपका दिन उगता है, सूर्य नारायण जैसे ही आते हैं, वहीं से आपकी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है वो जुड़ जाता है वहीं से। जैसे आप सुबह में उठे और वहीं के साथ सबसे पहले क्या किया आपने? पूजा की, है ना। तो पूजा क्यों करते हो आप? आपकी अवेयरनेस, आपकी जो कुंडलिनी जागृति जिसको बोलते हैं, या फिर आपकी आध्यात्मिक चेतना वो जागृत हो, उसके लिए करते हैं। तो वो उसका कॉर्नर है नॉर्थ ईस्ट। तो बाय डिफॉल्ट ये बन जाता है कि वास्तु का पहला रिलेशन स्पिरिचुअलिटी से है। सुबह के जैसे उठते हो पूजा करते हो, स्पिरिचुअल होते हो, आप कुछ मेडिटेशन करते हो, आपके जो इष्ट है आप जिसको मानते हो उसके आप प्रे करते हो और उससे कुदरत से जुड़ते हो। तो पहला ही ये काम है, उसके बाद आप काम चालू करते हो, फिर आप रूटीन करते हो, फिर आप जॉब जाते हो या धंधे पे जाते हो, फिर शाम को। तो ये पूरी साइकिल चलती है। उसमें सबसे पहला स्टेप्स आता है स्पिरिचुअल, नॉर्थ ईस्ट मतलब वो जोन है स्पिरिचुअल जोन, यानी सनराइज के साथ जो हम अटैच होते हैं। हाँ, यस। मतलब इसके अंदर जितने भी हमारे वहाँ है ना, हिंदू धर्मशास्त्र के अंदर तीन बातें हैं, आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक। मतलब उसके आध्यात्मिकता है वो यहाँ पर है नॉर्थ ईस्ट में, आदि भौतिक है मटेरियल्स वो साउथ ईस्ट है ना। तो जो धर्म के अंदर ऐसी कोई बात नहीं होगी वास्तु या कोई भी धर्मशास्त्र के अंदर जिसका कोई रीज़न ना हो या आपके साथ ना जुड़े। मैंने पहले भी बताया, ये पॉडकास्ट शुरू होते ही बताया कि धर्म या कोई भी शास्त्र है वो इंसान के जीवन को अच्छा बनाने के लिए बने हैं। तो हर जगह पर ये स्पिरिचुअलिटी आएगी, है ना। तो उसका मेन सोर्स कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट। और सुबह से लेके शाम तक आप 10 मिनट मेडिटेशन कर लो, पूरे दिन आप एनर्जेटिक रहते हो। सिंपल लॉजिक है, क्योंकि वहाँ की एनर्जी नॉर्थ ईस्ट की ऐसी होती है कि आप जल्दी कनेक्ट कर पाते हो। बिल्कुल, आपको मन को भी शांति आपको नॉर्थ ईस्ट की तरफ बैठने से ही ज़्यादा मिलती है। बिल्कुल मिलती है, सही बात। और वहाँ से ही कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो होता है, वहीं से होता है। कई बार मैंने आगे भी बता चुका हूँ कि भाई मंदिर वहाँ क्यों रखना है, मंदिर बना कर क्या भगवान को खुश करना है? नहीं, आपको खुद को खुश होना है, खुद के लिए बनाना है। हाँ, आपको भगवान को खुश करने के लिए तो अच्छे कर्म करने हैं, लेकिन आपको खुद को अच्छा बनने के लिए मेडिटेशन करना है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप जाके बैठ गए वहाँ पर कोई मेडिटेशन किया, कुछ भी किया, तो उसका दरवाज़ा खुला है, सनलाइट डायरेक्ट आती है, एक अच्छी एनर्जी से शुरुआत होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसके साथ मैं और जोड़ना चाहूँगा कि हमारे जो जितने भी वेद है वो वेदों की रचना हुई उसके बाद, जैसे माना जाता है ब्रह्मा के पूर्व के मुख से ऋग्वेद निकला, दक्षिण के मुख से
यजुर्वेद निकला, वेस्ट के मुख से सामवेद निकला और अथर्ववेद नॉर्थ के मुख से निकला। तो जो थियोरिकल नॉलेज है, आपको कुछ भी काम करना है वो ईस्ट से होता है। उसकी जो थियोरिकल नॉलेज होती है, आपको कुछ काम कर तो सबसे पहले पाँव नहीं दौड़ते, पहले दिमाग दौड़ता है। दिमाग दौड़ता है सर। और दिमाग कहाँ पर है? नॉर्थ ईस्ट में। सोच, आपके विचारों की ब्रॉडनेस, आप कितना अच्छा और कितना ज़्यादा मतलब लोगों को काम आए ऐसा सोच सकते हो अपने खुद के बारे में, आपकी कंपनी है, आपके साथ काम करने वाले लोग हैं, आपसे जितने भी जुड़े हुए लोग, उन सबको साथ में लेके आप खुद का विकास करो और सबका विकास करो। तो ये जो स्लोगन है वो वहीं से चरितार्थ होता है, नॉर्थ ईस्ट से। नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल, क्योंकि सोच ही हमारी नॉर्थ ईस्ट है ना। माइंड इज इन योर यस, नॉर्थ। वास्तु पुरुष का दिमाग वहीं पर है। अगर आप कुछ भी काम करना चाहते, शुरुआत कहाँ से होगी? आप दौड़ने थोड़ी लगोगे, आप यहाँ से पहले आप आओगे ना, सोचोगे। तो इसमें क्या फ़ायदा होगा, कैसे करेंगे, उसका पूरा प्लानिंग होगा, स्ट्रेटेजी बनेगी, उसके बाद ये पाँव दौड़ने लगते हैं। तो वो स्पिरिचुअलिटी, वो एनर्जी, वो चेतना, वो नॉर्थ ईस्ट से आती है। सही बात है सर। जैसे हम कर्मा की तो हम बात कर चुके हैं कि बिल्कुल। हमारे पास्ट लाइफ से हम कर्मा हाँ। ये ले आए। सर अभी साउंड हीलिंग आजकल जो चला है जी जी। विद वास्तु साउंड हीलिंग भी, हाँ, उसके ऊपर सर आप क्या बोलना चाहते वो साउंड हीलिंग अब चला है, हैं? ऐसा नहीं कि अब चला है तो ही इफेक्ट आ रही है। पहले से था। पहले से था। जैसे आप मंदिर के अंदर जाते हो, घंटी बजाते हो, बजाते हैं। शंखनाद, सबसे पूरी ध्वनि, अच्छी ध्वनि को आप फैलाओ और उसकी एनर्जी, उसकी जो रेजोनेंट जो फ्रिक्वेंसी है, उसके साथ आप अलाइन हो, वो एनर्जी आपके साथ काम करे, तो वो शंखनाद है सबसे पहले। अगर कुछ भी नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, तब भी शंख था। हाँ सर। जब भी आपने अच्छी बात हो, कोई पुण्य वचन हो या फिर युद्ध हो, ये सब में ध्वनि की जब बात आई तो वो शंख बजा है, शंखनाद हुआ है। शंखनाद। हाँ, और अच्छा, अब अच्छी बात ये है कि वास्तु एक्चुअल में ध्वनि पे डिपेंड है। ओके। बिकॉज ऑफ आकाश तत्व, जब कुछ नहीं था तब आकाश था, मतलब ये स्पेस था। हाँ। उससे ही, स्पेस से ही पवन, मतलब एयर एलिमेंट, एयर से फायर, फायर से वाटर, एंड आफ्टर ऑल अर्थ एलिमेंट। तो इसकी पूरी सीक्वेंस है। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं था, तब स्पेस था, और स्पेस के अंदर आवाज़ थी, ध्वनि थी तब। ध्वनि थी। जैसे ब्रह्मनाद बोलते हैं अपने, ओम बोलते हैं, तो ब्रह्मनाद है, तो वो भी ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मांड का नाद है, इसलिए तो ब्रह्मनाद बोलते हैं। मतलब एनर्जी, साउंड एनर्जी, वो आज से नहीं, सदियों से, जब भी ये सृष्टि नहीं थी तब से एक ध्वनि थी, और वो थी ब्रह्मनाद। ठीक है, तो वहाँ से ध्वनि की एनर्जी आपको शुरू से मिल रही है, उसको लेके आप पूरी यहाँ तक सफ़र किया, जब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब से लेकर आज तक। देखो अभी डीजे चल रहे हैं, मेरे भाई एक सुनने में आया, सुनने में क्या, मेरे नज़दीकी रिश्तेदार थे तो उनको ऐसा हुआ कि कहीं से जा रहे थे और रेलवे ट्रैक पे वो खड़े रहे, बंद था, तो साइड में एक डीजे बहुत बढ़ रहा था, तो वहाँ उनको अटैक आ गया। ओह। मतलब उसकी जो हाई फ्रिक्वेंसी, उनके जो हार्ट बीट थे, उसके साथ ये फ्रिक्वेंसी इसी तरह से अलाइन हुई कि वो हार्ट को डैमेज करने लगी, तो उनको प्रेशर बढ़ गया और हार्ट अटैक वहीं पर चालू हो गया, इमरजेंसी में उनको शिफ्ट करना पड़ा। तो ध्वनि की जो अच्छी ध्वनि है, शंख की है, बेल जो बजाते हैं अपने घर के अंदर, फ्लूट या की भी फिर सर हम बोल फ्लूट सकते है, हैं। एकदम कर्णप्रिय कोई श्लोक है, मंत्र है, या फिर आप गाना भी सुन लो, वो पूजा के रूप में हो, प्रार्थना के रूप में हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सुन लो तो वो आपको, दिमाग को शांत करता है। और ध्वनि का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि आपको दिमाग पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है। जैसे अगर बहुत ऊंची आवाज़ से बात करो तो आपको पसंद नहीं आ रहा है ना। हाँ। आपको मैं आप करके बुलाऊं तो आपको अच्छा लग रहा है, अच्छा तो वो लग रहा ध्वनि की। अगर मैं आपको तू करके बुलाऊं तो आपको थोड़ा यूँ लगेगा, नहीं यार नहीं सी, और गाली दूँ तो उससे भी ज़्यादा ख़राब लगेगा, है ना। तो वो आवाज़ यहाँ से यहाँ तक पहुँच रही है, लेकिन वो जो आवाज़ के शब्द जो आए हैं उसके साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं हो रही है, और इसीलिए आपको इरिटेट करती है वो चीज़। तो जैसे शंखनाद है, बेल बजाना है, और एक वास्तु की टिप्स भी ले, बात ही कर ले, जिसके अंदर जिसके घर के अंदर वास्तु दोष है ना, वो सुबह शाम
पूरे घर के अंदर बेल बजाए, एक घंटी जो आती है बड़ी सी, वो पूरे घर के अंदर बजाए, से नेगेटिविटी रिमूव होगी, रिमूव होगी। है ना। वहाँ पर स्टक हुई जो एनर्जी होती है ना, वो वहाँ से रिमूव होती है। तो एनर्जी का बहुत, और एनर्जी से मंत्र है, वो उसका ही स्वरूप है कोई, कि भाई ध्वनि, पहले ऊंचे आवाज़ से बोले जाने वाले श्लोक, मंत्र। अच्छा, ऐसी भी बात है कि भाई ऐसा कब आएगा कि आपको राम का भी शब्द सुनने मिलेगा। राम जो बोले मतलब राम ने जो बोला होगा वो भी आप सुन पाओगे। तो वो कब होगा? जब आपकी कोई एनर्जी उससे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो हो सकता। तो वो ब्रह्मांड में जो बोले हुए शब्द होते हैं ना, वो घूम फिर कर आपके पास आ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि भाई आप जब भी बोलो अच्छी वाणी बोलो, किसी के भला के लिए बोलो, सरस्वती बैठती है। आप उसके प्रति कैसे भी भाव हो, लेकिन जबान कम से कम अच्छी रखो, क्योंकि वो ध्वनि, वो जो रेजोनेंस होती है, एनर्जी फ्रिक्वेंसी, वो कहीं ना कहीं आपके दिल को हानि पहुंचाती है। चाटा मार दिया तो चल जाए, लेकिन गाली बोल के चिढ़ाया तो ये जो लगा दिल पे, वो उसकी आवाज़ लगी ना, उसके घाव नहीं भरे जाते हैं। तो ये बात, और ध्वनि आपको अच्छे और बुरी दोनों तरह से वो काम करती है। हाँ, तो उसके अंदर मंत्र, आप मंत्र जैसा पढ़ते हो, जो मैंने कई बार, बहुत से किस्से हैं, अभी टाइम अपने पास बहुत कम है इसलिए इसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन छोटी सी बात करूँ कि जानवर को भी ध्वनि का पता होता है। हाँ सर। हाँ, हमारे वहाँ एक गौशाला के अंदर एक अच्छे से, मतलब वो सैक्सोफोन बजाते थे, तो गाय का दूध जो रेगुलरली जो 2 लीटर या 3 लीटर देता था, वो काफ़ी 500 या 700 ग्राम बढ़ जाता था। तो वो ध्वनि की, या जो ट्यून सुन रहे हैं उसका वो इफेक्ट था। मतलब आज की तारीख में सदियों से चला हुआ जो पैटर्न है वो ध्वनि है। वो मंत्र सुनो, अच्छे गाने सुनो, या फिर किसी के बात करो तो अच्छी बानी बोलो, तो ये सब ध्वनि से रिलेटेड है। ध्वनि एक तरीके से पॉजिटिव काम करता है आपके लाइफ में, दोनों तरफ करता है। अच्छी है तो पॉजिटिव है, अगर वो गाली के तौर पे है या फिर बहुत साउंड, या तो आपने हाँ यो वाले साउंड जो है वो आपको इरिटेट करते, कई बार वो घर आके भी आपको कान के अंदर, वो आपको शांति नहीं प्रदान करते, वो शांति प्रदान, वो कर्ण के अंदर, मतलब एकदम सूक्ष्म तरीके से वो आपके अंदर उतर जाते हैं, सबकॉन्शियसली वो काम करते हैं। तो आपको वो सुनना चाहिए जिसके साथ आपके घर की फ्रीक्वेंसी मैच होती है। वो थोड़ा आप घर में दिन में 2 बार बजाए, बिल्कुल आपको मन शांत होगा, घर की एनर्जी भी चेंज हो जाएगी उससे। देखो, अपने वास्तु के अंदर बात करें ना, तो कोई दिशा खराब नहीं, लेकिन साउथ वेस्ट के अंदर समझ ले भाई उसको एग्रेसिव एनर्जी है, असुरी तत्व जो बोले जाते हैं। तब असुरों को मारने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? आपको देवताओं की एग्रेसिव एनर्जी, वो एग्रेसिव चाहिए। तो हम बोलते हैं ना भाई भैरव अष्टकम बजा लो, आप भैरव अष्टकम बजाओ, या फिर आप साउथ ईस्ट के अंदर है तो दुर्गा सप्तशती के पाठ कर लो आप, या घर के अंदर बजाओ। तो वो क्या है, वो आवाज़ से वो जो नेगेटिविटी आपके घर के अंदर आ रही है तो उसको प्रोटेक्ट करती है, आपके सराउंडिंग प्रोटेक्शन शील्ड बनाती है। तो वो जैसी आपको ज़रूरत है वैसी ध्वनि, मतलब वैसी आवाज़, ऐसे मंत्र उसका उपयोग कीजिए। आपको मेडिटेशन कर रहे हो तो उसके अंदर आपको बिल्कुल ओमकार जो है वो बढ़ाओ, या फिर जो शांति पाठ है उसके मंत्र को पढ़ो, तो वो आपके मन को, दिल को सुकून देते हैं। जबकि आपको कोई एनर्जी को भगाना है तो ऊंचे तौर पे जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबिताम भजंग दुंगमा, तो मतलब शिव तांडव स्तोत्र, बरा। तो जैसे वेस्ट की एनर्जी है, नॉर्थ वेस्ट की एनर्जी है, तो ऐसे ऊंची आवाज़ में, ऊंची सुरों में बोले जाने वाली आप सुनो तो उसकी इफेक्ट आती है। बहुत अच्छी बात सर आपने बताई। और डेली वाइब्रेशंस कैसे हम अपने लाइफ में, अपने घर में एक ला सकते हैं? बिल्कुल। और उसका हमारे मीन्स जो बोलते हैं सराउंडिंग में क्या इफेक्ट देगा वो डेली वाइब्रेशन जो हम बोलते हैं? हाँ, मन, विचार और कर्म, ये तीनों एक साथ काम करेंगे। दिमाग से सोच रहे हो आप, सोच अच्छी है, कर्म अच्छे हैं और आपका विचार अच्छा है, तो डेली के अंदर ये 3 को आपको प्रभावित कर सके ऐसी कोई कुछ करना है। बात वही है। हाँ, एनर्जी कहाँ पर काम करे? मन पे काम करती है, मन, विचार और कर्म, ये तीनों पे। और तीनों अलाइन जब होते हैं या स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से काम कर देंगे तो आपका काम सफल होगा।
तो उसको ही प्रभावित करने के लिए आपको रूटीन बेस पे वाइब्रेशन पैदा करने हैं। तो मन के अंदर या आपको सब अच्छे विचार आए उसके लिए मंत्र का चैंटिंग करना होता है। कई बार को लोग बोलते हैं कि भाई हम इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, सुबह में ऑफिस जाना है, जैसे लेडीज़ है तो खाना बनाना है उसको, तो हो सकता है वो उसी टाइम प्लग लगाकर सुन ले, ईयरफोन लगाकर वो सुन ले, तो भी मन के अंदर विचारों में शुद्धता आएगी। है ना। तो डेली वाइब्रेशन है। फिर आप काम करने जा रहे हो तो आपका गाय को घास चारा डाल के जाओ, है ना। जैसे वैसे तो डे बाय डे होता है, सोमवार के दिन आप ये करो, मंगलवार के दिन आप ये करो, है ना, लेकिन उतने डिटेलिंग में ना जाए तो भी कोई एक अच्छा काम पकड़ लो आप, वो कर्म है आपका कि आपको गाय को घास चारा डालना है, या फिर कोई पक्षी को, हाँ छोटी सी, कोई ऐसा जरूरी नहीं कि आपको हर रोज बांटने चले जाओ, ऐसा नहीं है। 5 रुपये 10 रुपये आपकी जितनी क्षमता है कुछ भी कर दो, तो उससे आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव, वो कर्म के मन विचार और कर्म, तो कर्म से आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे। कुछ भी अच्छा काम करो, 5 रुपये का 10 रुपये गाय को खिलाओ, कुत्ते को खिलाओ, बिल्ली को खिलाओ, या किसी इंसान को खिलाओ, या जिसको ज़रूरतमंद हो उसको दो, तो ये कर्म से अलाइन होगा, है ना। तो उससे आपके घर के वाइब्रेशन पॉजिटिव होंगे। मन के होंगे तो मैंने कहा अच्छी बातें सुनो, अच्छे मंत्र सुनो, चैंटिंग करो। और तीसरा विचारों के अंदर कैसे आएगा, तो सत्संग। सत्संग का मतलब ये होता है कि अच्छे लोगों से मिलो। जैसे आपने ये भी मोटिवेशनल स्पीकर, पॉजिटिव पॉजिटिव, क्या होता है पॉजिटिव, मतलब अच्छे लोगों से जो आपको मोटिवेट करे, ऐसे लोगों से मिलो ताकि आपके विचारों के अंदर उसकी पॉजिटिव वाइब्स आए। कई बार ऐसा होगा कि आप कंप्लेन सुन सुन के थक जाते हो, और कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि कंप्लेन सुनने के बाद वो इफेक्ट वो खुद के इंसान के अंदर आती है, वो भले एस्ट्रोलॉजर हो या काउंसलर हो, वो खुद भी ऐसे हो हाँ, वो अगर कोई क्लाइंट आया और वो क्लाइंट सुसाइड टेंडेंसी वाला है और उसकी बातें 2 घंटे सुन ली ना, तो वो इंसान को थॉट आने लगते हैं ऐसे, तो मतलब 2 घंटे में भी ये इफेक्ट होती है। तो हमारे वहाँ सत्संग के अंदर अच्छे लोगों से मिलना, सत्संग का मतलब ये हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई साधु के पास जाके अच्छा है वैसा कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आपके सराउंडिंग आसपास में जितने अच्छे इंसान है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कलिंग हो सकते हैं, कोई भी हो, तो उससे बैठ के बातें करो, अच्छी बातें करो, जिससे आपका ग्रोथ हो, आपका दिमाग सही चले। तो मन विचार और कर्म, ये तीनों करके आप घर के वाइब्रेशन को पॉजिटिव कर सकते हो, है ना। तो ये तीनों से जुड़ के आप वाइब्रेशन, ये डेली बेज है। फिर आप कहीं अगरबत्ती कर लो, न कहीं धूप कर लो, कहीं दिवा जला दो, वो सब वास्तु में है, कपूर जला दो, लेकिन वो टिप्स है, लेकिन एक्चुअल में ये है मन विचार और कर्म से आपके वाइब्रेशन पॉजिटिव हो सकते हैं। ओके सर, अभी अगर हम रियल लाइफ की अगर बात करें, प्रैक्टिकल, जैसे मैं जाती हूँ, आप करते हो, तो कोई ऐसे केसेस आप बताना चाहते हैं जिससे हमारे कोई व्यूअर को काम आए? केसेस बहुत सारे हैं, बराबर। आप चुन के बताओ कि आप किस पे अपना चर्चा करें, मतलब ऐसा केस क्या चाहते हो कि भाई ये फाइनेंशियली या कोई। सर मैंने अभी एक किया था, वास्तु करने गई थी। बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, और पहले तो सब कुछ सही चल रहा था। जैसे ही उन्होंने नया घर पे रहने आए, उसके 1 साल में ही उन्होंने देखा कि उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो गई थी फाइनेंशियली जी। ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। उनके ट्रक्स जलने की भी बात हो रही थी कि हाईवेज पे या तो एक्सीडेंट हो रहा है या जल गई। एक आध उनका ड्राइवर की भी मृत्यु हो चुकी थी। इतना उनका एक्सट्रीम हो गया था। फिर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, तो जब मैं उनका घर देखने गई तो साउथ वेस्ट उनका कट था, उनका नॉर्थ वेस्ट भी कट था, और नॉर्थ ईस्ट भी कट था, और किचन उनका था साउथ वेस्ट में। तो इट वाज वो सारे एलिमेंट्स जो थे घर के, वो उनके बिजनेस को और लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे थे। अभी घर वो अभी चेंज कर पाए ऐसे था नहीं, क्योंकि जस्ट मूव हुए थे। तो मैंने रेमेडी करवाई। मैं बोला नॉर्थ वेस्ट ट्रांसपोर्ट के साथ तो नॉर्थ वेस्ट ही है जाना, उसके साथ तो हाँ, तो नॉर्थ वेस्ट की रेमेडी करवाई। थोड़ा वाटर एलिमेंट भी वहाँ पे उनका नॉर्थ ईस्ट में मैंने करवाया कि फाउंटेन थोड़ा लगा दीजिए। बिल्कुल। साउथ ईस्ट में भी थोड़ा उनका पूरा एलिमेंट्स को चेंज करवाया, उसके साथ किया। हाँ,
और साउथ वेस्ट को थोड़ा वजन वाला बना दिया क्योंकि एंट्री वहाँ पे थी, और किचन और जो वाटर एलिमेंट था वहाँ पे भी मैंने बीच में पार्टीशन करवा दिया बढ़िया। क्योंकि अग्नि और पानी साथ में जा रहा था। थोड़ा सा उनके ऑफिस में भी चेंजेस करवाए। उनका नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में वो सब सामान रखते थे, बिल्कुल। जो इसलिए वो नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की एनर्जी उनकी ब्लॉक हो रही थी, तो वो सारे चेंजेस करवाए, तो अब उन्हें फ़ायदा होने लगा बिल्कुल। है। बहुत और बढ़िया। थोड़ा अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो मे बी और आगे जाके और हो, हाँ बट मैं अभी विदाउट डेमोलेशन हो सकता है। हाँ, मैं किया वो बात पे आपने बताना किया, चाहती हूँ। Yes. आपने किया, बहुत हाँ, अच्छी बात है। डेमोलेशन के हाँ, बिना भी ये बात हो सकती है। और अब वो फ्लैट होगा आई थिंक। हाँ, हाँ, फ्लैट तो है फ्लैट सर। के अंदर डिमोलिशन होना मुश्किल है। मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, आप चेंज ही नहीं कर पाते। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे मेरा एक्सपीरियंस रहा कि एक मकान बना हुआ था, मतलब चल रहा था रिनोवेशन का काम, तो उन्होंने ये गलती कर ली कि भाई सेंटर के अंदर उन्होंने किचन बना रखा था, ब्रह्मस्थान के अंदर ब्रह्मस्थान में किचन किचन था। बना दिया था। तो जैसे किचन बना तो काम चालू ही थी, और उनके वाइफ को, जो मतलब जो घर की मुख्य स्त्री थी, उनको पेट के अंदर कुछ प्रॉब्लम होने लगा और दर्द होता था ज़्यादा, वो एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ने लगा, और 15-20 दिन के अंदर उनको ज़्यादा मतलब तकलीफ होने लगी। फिर उन्होंने मुझे कंसल्ट किया कि सर ये ऐसा ऐसा है, क्या कर सकते हैं। तो अब बात ये देखने वाली है कि उन्होंने कर रखा था, फिर भी हमारी कई बार ऐसा होता है ना कि हम जानते हैं और किसी का अच्छा करना चाहते भी हैं, लेकिन अगर उसकी डेस्टिनी में नहीं है ना, तो वो नहीं हो सकता है। नहीं हो है ना? सकता है। इनकी था, लेकिन इनके डेस्टिनी में था। हाँ। तो उन्होंने जैसे बताया कि इसको साउथ ईस्ट में ले जाओ आप, तो ठीक है साउथ ईस्ट में, लेकिन अभी फ़िलहाल कोई होना मुश्किल है क्योंकि पूरा खर्चा काफ़ी कर रखा था। तो मैंने कहा ऐसा करो, आप एक बार पे आप वहाँ पर नॉर्मली एक टेबल या कुछ भी थोड़ा सा लेके वहाँ पर रसोई चालू कर दो, यहाँ से हटा लो। आप नहीं मानोगे मैडम कि 1 या 2 महीने के अंदर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मतलब एज इट इज़ जैसा था, साउथ ईस्ट में ट्रांसफ़र किया। फिर वो आए और उन्होंने बताया कि अब क्या करना है। तो मैंने कहा इसको डिमोलाइज़ कर दो, आप जो सेंटर में बना हुआ है उसको डिमोलाइज़ कर दो, और जहाँ पर अपने जो बैठे छोटा हो टेबल रखा वहीं पर हुआ आप बना लो। फिर वो मान गए और उनको वापस अच्छा भी रहा। तो कहने का मतलब, जब आप एक्सपीरियंस करते हो ना, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और फिर आप मतलब नहीं बोलते छाती ठोक के कह सकते हो कि भाई नहीं ये होगा। तो ये बात ऐसे एक्सपीरियंस से आती है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस, और मेरे एक्सपीरियंस सबसे ज़्यादा किचन के रहे। मतलब किचन मैंने चेंज करवाया तो उस 100% उसको रिजल्ट मिला। रिजल्ट मिलना है। और पानी की टंकी, मैं अपने दर्शकों से खास कहूँगा, अगर पानी की टंकी आपने नॉर्थ ईस्ट में या नॉर्थ में बना दी, समझ लो आपके घर के 50%, 50% वास्तु दोष कम हो गए। 101% बिल्कुल प्रूवन है ये। मैंने जितने भी करवाए, मतलब चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो बंगलो हो, वो लॉस कर रही है फैक्ट्री, परेशान है लोग, अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी नहीं है, 12 महीने के अंदर 2 महीने काम चल रहा है, बाकी 10 महीने वो बैठे हुए हैं। ऐसे फैक्ट्री के अंदर भी खाली पानी की टंकी नॉर्थ में करवाने से इनको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। ये सब अपने एक्सपीरियंस है कि भाई उसको पानी की टंकी करवाई, और सबसे ज़्यादा मैं बता रहा हूँ रसोई घर चेंज करवाया और उनको रिजल्ट मिला। ये हो सकता है कि मेरे साथ कोई अलाइन है वो एनर्जी कि रसोई, कई बार होता है कि कोई काम ये करवाते हैं उसको अच्छा रिजल्ट मिलता है उसमें। तो मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहे कि मैंने जिसको रसोई, यानी आपने सबकी अग्नि को सही किया हुआ है। फायर एलिमेंट को फायर उसको एलिमेंट को सही किया किया। तो उसके साथ मेरे कुछ भी ग्रह मिलते हो या कुछ भी मेरी एनर्जी मिल रही हो, गॉड नोस, बट ये हुआ कि जिसको मैंने रसोई का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करने के बाद उनकी लाइफ में काफ़ी हद तक पॉजिटिव आई, बहुत अच्छा रहा। तो ये एक्सपीरियंस है, साउथ वेस्ट के भी है काफ़ी, नॉर्थ वेस्ट के अंदर भी होते हैं, और देखा हमने। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, अब कहने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन ये 1-2 किस्से हैं जो से आपने एक्सपीरियंस किया, वैसा मैंने किया था। सर मैंने भी अभी फ़िलहाल किसी के घर का किया था, तो उनकी भी अग्नि थी, उनकी नॉर्थ ईस्ट में अग्नि थी, मतलब और घर किचन में, बना था। हाँ किचन बना हुआ था नॉर्थ ईस्ट में। बिल्कुल। तो उन्होंने, उनके घर में रोज़ ना रोज़ किसी के साथ झगड़ा हो रहा था, हाँ, टेंशन कहीं ना कहीं से आ रही थी, और हेल्थ भी लोगों की आगे पीछे हो कोई रही ना थी, कोई बीमार हो ही हो रहा रहा था। था।
तो जब उन्होंने मुझे बुलाया और मैं गई, तो फिर मैंने नॉर्थ ईस्ट की, और पहले तो अग्नि मैंने बंद करवा दी। मैं बोला नॉर्थ ईस्ट में तो अग्नि नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। साउथ ईस्ट में उनका पॉसिबल नहीं था क्योंकि उनकी बेडरूम्स वहाँ पे थी। राइट। तो मैंने फिर वो नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करवाया। हाँ, सेकंड ऑप्शन जो है सेकेंड आपका। ऑप्शन मैंने बिल्कुल। नॉर्थ वेस्ट में करवाया। तो अभी उन्होंने मुझे आफ्टर 4 महीने के बाद कॉल आया था कि अच्छा। हमारे घर में 50% तो का बहुत अच्छा हो चुका है, बिल्कुल। जो झगड़े आपस में हो रहे थे हम्म। वो नहीं हो रहे। और मैंने उनका साउथ वेस्ट भी थोड़ा वजन वाला हैवी करवाया करवाया। कि एक फैमिली बॉन्डिंग शुरू हो बढ़े, जाए। बिल्कुल। जो पहले बहुत झगड़ते थे वो थोड़ा ये अच्छा हो गया। बोले स्ट्रेस भी अभी हमारे इसमें हार्मनी कम होने लगा है, हार्मनी बढ़ गई है। बिल्कुल। तो और हार्मनी बढ़ गई तो बोलते हम सब प्रॉब्लम्स को एक साथ फेस भी फेस कर सकते हो और उसका रिजल्ट अच्छा ले पाते हैं। रिजल्ट अच्छा है। बिल्कुल। यानी मैंने इतने टाइम से जो कर रही हूँ उसमें देखा हुआ है कि रेमेडी हाँ, आप सही करो तो सब कुछ सही हो जाता हो है। जाता है, वर्क करती है वो। लेकिन Yes. ये चीज़ क्या है कि जैसे आपने इसको कंसल्ट किया ना, तो आपने पूरी आपकी जितनी भी ताकत थी या जो भी मतलब आपने जितना भी एक्सपीरियंस है आपका वो पूरा लगाया, मतलब पूरी निष्ठा से काम किया। उसके साथ वो क्लाइंट की श्रद्धा भी उसके साथ जुड़ गई, तो रिजल्ट मिल गया उसको। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंस है कि आप कितना भी फोर्स लगा लो, लेकिन अगर बिलीव उसका अगर सिस्टम नहीं क्लाइंट ही है, बिलीव ना करे तो ये रिजल्ट नहीं मिलने वाला आपको है। रिजल्ट नहीं मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल इसमें तो क्लाइंट की आपके सहमति होनी होनी चाहिए। चाहिए। जैसे आपने आपने ये किस्सा जो सुनाया उसके अंदर भी वही बात आ जाती है जो आगे आपने बताई, दिमाग, है ना। नॉर्थ ईस्ट के अंदर वो जल तत्व है, वास्तु पुरुष का दिमाग है, वहीं पर आपने फायर अग्नि कर दिया तो कॉन्फ्लिक्ट होने हैं। Conflict उसके होने। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने शुरू होंगे। पहले शुरुआत में कम आते हैं, भी जैसे एनर्जी स्टक होती है, ज़्यादा टाइम जाता है, वैसे वो बहुत रिजिडिटी के साथ वो आती है, फिर वो वहाँ से हट भी नहीं सकती, ऐसा होता है। बिल्कुल सही है जी। सर हम अगर किसी को बताना चाहे कि रोज के मर्रा की ज़िंदगी में हाँ भले वास्तु उन्होंने करवाया या ना करवाया, बिल्कुल। मगर कुछ ऐसी एक आध चीज़ ऐसी जो वो कर सकते हैं, लोग अपने घरों में उनको करना चाहिए। बिल्कुल वास्तु के परे भी कुछ ऐसी चीज़ जो एक आध हाँ। सबको एक बार अपने घर में करनी चाहिए, बिल्कुल तो क्या करनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल 4 चीज़ें बता दूं मैं आपको, है ना। जैसे बड़े मकान है, फैक्ट्री है, उसके अंदर तो आप 45 देवताओं का पूरा नॉलेज लेकिन फिर आप उसको डायग्नोस करेंगे कि क्या है और रेमेडी करेंगे। लेकिन जिसके छोटे मकान है तो उसको 45 डिटीज़ को साइड पर रख के एलिमेंट पे चला जाना है, हाँ। है ना। बात क्या है, आपको अलाइन किससे करना है? एलिमेंट को बैलेंस करना, वही तो वास्तु है ना। और उसके अलावा क्या है, तो एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पानी भर दो। मतलब पानी भर दो मतलब एक कलश ले लो, उसके अंदर 5 मोती रख दो और नॉर्थ ईस्ट में रख दो, तो वहाँ पर वाटर एलिमेंट अलाइन हुआ, अलाइन हो चुका। साउथ ईस्ट में आप चले जाओ, साउथ ईस्ट के अंदर गाय के घी का दिया जला दीजिए, वहाँ पर कर दो आप, तो ये हो गया। आप साउथ वेस्ट में चले जाओ, साउथ वेस्ट में मिट्टी से भरा हुआ गमला, है ना, मिट्टी से भरा हुआ गमला रख दो। या फिर उसके साथ आप ये भी कर सकते हो कि भाई वहाँ पर कोई हैवी चीज़ है ना, कोई वजन वाली चीज़ रख सकते हो। वहाँ पर ठोस स्टोन के बने हुए हाथी है, या फिर ऐसे जो कोई मतलब आर्टिफैक्ट हो ऐसा कोई, हाँ, हाथी इसलिए बताया कि आज की तारीख में सबसे हैवी हाथी होता है, इसलिए मैंने हाथी बोला। तो उसको रख लीजिए वहाँ पर, है ना। नॉर्थ वेस्ट के अंदर आप विंडो ओपन रख लीजिए, या फिर वहाँ पर आप शाम को जैसे सूर्यास्त होता है ना, उसी टाइम गूगल का धूप या गूगल की अगरबत्ती को पूरे घर के अंदर घुमा के नॉर्थ वेस्ट में लगा दीजिए। ये 4 चीज़ें कर लीजिए और सेंटर के अंदर कपूर सुलगाइए। ये 4-5 चीज़ें करने से आपका मकान कैसा भी हो, आप एफर्ट नहीं कर रहे हो, वास्तु कंसल्टेंट को कोई भी इंसान नहीं कर रहा है, तो उसको ये 5 चीज़ें करने से उसके जो एलिमेंट है वो बैलेंस होंगे। ये बिल्कुल छोटी सी और प्रभावी, 50% भी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, उन्हें बहुत रिलीफ मिलेगा। वो इजी और वास्तु को एकदम इजी एलिमेंट्स को बैलेंस करने का ये तरीका है, क्योंकि फ्लैट के आसान तरीका है। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पानी की टंकी शास्त्रों में बोला गया, अब फ्लैट में कहाँ पानी की टंकी बनाओगे आप, तो वहाँ पर पानी कलश भर के रख दो, है ना। और
ये हो सके कि भाई मघा नक्षत्र आता है सावन के अंदर, तो उसका पानी भर के रख दो तो वो तो वास्तु दोष मेरे ख्याल से वो घर के पूरा ही अंदर मिट जाएगा वो तो। घर के अंदर आने के कोई चांसेस ही नहीं रहते। हाँ, बहुत अच्छे। तो ऐसे छोटी छोटी बातें हैं, और जो वैदिक वास्तु करने वाले इंसान यही बातें करते हैं, समझ लो आप, है ना। आप भी अच्छा बिलीव करते हो, इसलिए आप सवाल भी ऐसे करते हो कि खर्चा नहीं हो, कोई इंसान गड्ढे में ना उतरे, कोई इंसान बड़े झोल में न चला जाए, किसी गलत जगह पर न चला जाए। तो आपकी सोच भी वो होती है, और जो रेमेडी करने वाला होता है वो भी ऐसी रेमेडी देता है कि वो अलाइनमेंट को और अच्छी तरह से अलाइन कर सके, एनर्जी और एलिमेंट को कर सके, और उसको खर्चा भी नहीं हो। तो ये अपना मुख्य उद्देश्य होता है ना। हाँ सर, चलिए सर, थोड़ा सा हम मजाक मस्ती थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा बहुत बाहरी माहौल हो चुका है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि एक क्विक रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा सा क्लाइंट को भी एक मिल जाएगा कि चलो कुछ जानकारी भी मिल जाएगी और अपना खेल भी हो हाँ, जाएगा। खेल भी हो जाएगा सर। जी, सही बात है। चलिए सर, नॉर्थ डायरेक्शन, जब अब मैं वर्ड बोलूँगी आप उसका एलिमेंट बता दीजिए या कुछ बताइए। नॉर्थ डायरेक्शन, पैसा। साउथ वेस्ट, स्टेबिलिटी। एंट्रेंस हमेशा अच्छी कहाँ हो? जयंत इंद्र। यानी ऐसे तो वैसे तो सब जो पद अच्छे दिए वहाँ पर होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, सबसे अच्छी इंद्र। इंद्र ईस्ट की, ईस्ट में इंद्र। किचन कहाँ होना चाहिए? साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट होना चाहिए। और तिजोरी रखने के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए? साउथ के अंदर टूवर्ड नॉर्थ, यानी कुबेर के पद की तरफ देखते हुए। और सर, बेस्ट डायरेक्शन फॉर मंदिर? नॉर्थ ईस्ट। और कोई एक ऐसी चीज जो बेडरूम में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए? फायर, दिया जला मत रखो। एलिमेंट नहीं होना चाहिए? हाँ, नहीं, फायर एलिमेंट, या मतलब वहाँ हार्मनी चाहिए और वहाँ फायर कर रहे हो, मतलब वो झगड़ते रहते हो, और रेड कलर को अवॉइड करो वहाँ पर, वो है। ओके। और सबसे बड़ा डिफेक्ट जो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी लाता है घर में? नॉर्थ का ब्लॉकेजेस, और साउथ ईस्ट के अंदर टॉयलेट है ब्लॉकेजेस। आपके रिलेशनशिप को सबसे जो अफेक्ट करता है वो डायरेक्शन कौन सा है? साउथ वेस्ट करता है। साउथ वेस्ट, बिल्कुल। यानी वो स्टेबिलिटी भी लाता है, पैर बनाता है, पैर भी बनाता है, मतलब घर के अंदर शादी ब्याह का माहौल होता है। अगर बच्चे कंवारे हैं तो समझ लो, और उम्र हो गई है काफ़ी, तो साउथ वेस्ट डैमेज है। डैमेज है। पैर नहीं बनती है, वो पैर बनाता है। पैर बनाता है। और वेयर टू कीप फैमिली फोटो सर? फैमिली की, हम पूरे फैमिली की साउथ में रख सकते हो और ईस्ट में भी रख सकते हो। साउथ और ईस्ट में। और जो हमारे एंसेस्टर्स होते हैं साउथ वेस्ट उनको रख सकते हैं। रैपिड फायर में तो बहु બધું આપણે બોલ્યા, वी स्पोक अ लॉट एंड पीपल मस्ट हैव अंडरस्टूड आल्सो। उनको अपने आंसर्स भी मिल चुके होंगे। अभी सर एक आखिरी 1-2 क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल। आज के टाइम में ऐसे बोला जाता है कि साउथ ईस्ट से पैसे आता है, मनी आता है, ऐसे एक धारणा बन चुकी है। हाँ। और तो अगर कुबेर जी नॉर्थ में है तो साउथ ईस्ट में से पैसे कैसे आते हैं सर? बिल्कुल, बहुत क्योंकि अच्छा। ये बहुत दो अलग चीजें हो गई। हाँ। और आजकल ये चर्चा का विषय भी बहुत हो चुका है। ऐसा क्यों है, पहले तो ये समझे। जैसे साउथ ईस्ट के अंदर शुक्र का एलिमेंट है, फायर का एलिमेंट है, विनस है, तो भौतिक जो लग्जरी है ना वो विनस है। हाँ। बराबर। तो वो बात गलत नहीं है कि पैसे नहीं आएंगे। हाँ। पैसे आएंगे, लेकिन वो पैसे लग्जरी में खर्च होंगे। ओके। है ना। तो वो लग्जरी के आपको खर्च करने के लिए वो पैसे आएंगे। आप आपकी लाइफस्टाइल, लिविंग स्टैंडर्ड अप करोगे, अपग्रेड करने के लिए आएंगे। लेकिन आपने ऐसा भी सुना होगा कहीं कि उसको शक्ल से नहीं पता चलता कि ये इतने पैसे वाला है, तो वो नॉर्थ है। ओके। है ना। तो जो, क्योंकि कुबेर जी है ना, आप नॉर्थ के अंदर कुबेर जी है, तो कुबेर जी का काम है वो खजाने के ऊपर बैठना है। ओके। खजाने को संभाल के रखना है ना। तो हमारे वहाँ क्या, अब ये बात क्यों आई भाई साउथ ईस्ट से फायर, तो ये अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आया फेंगशुई से। पहली बात तो ये ओके। है ना। इसलिए इसको अब मैम ने सबसे पहले अपने बात बताई कि भाई अपने एड ऑन किया कुछ चीज़ें, तो हम कुबेर को भूलकर साउथ ईस्ट को ज़्यादा उसको महत्व दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में देखो, अपने
हिंदुस्तानी भारतीय कल्चर के अंदर पैसे को बचाना और जिसको सेविंग्स बोलते हैं। और उसको अगली जनरेशन को दे के जाना, ये कॉन्सेप्ट था। जबकि मंडे टू फ्राइडे काम करना और सैटरडे संडे में उड़ाना, वो अपना कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट साउथ ईस्ट वाला है ओके सर। कि मंडे टू फ्राइडे कमाओ, सैटरडे संडे Sunday उड़ाओ। use तो ये वेस्टर्न कल्चर है और उसी की वजह से उसको ही लग्जरी मानी जाती है और उसको ही पैसे माने जाते। आप उड़ाते हो या आप यूज़ कर मतलब खर्च करते हो तो आपके पास पैसे है, आपके पास तिजोरी में है तो आपके पास पैसे नहीं है ना। तो वो लिक्विडिटी जो होती है वो साउथ ईस्ट जो दिखाती है कि आप पैसे वाले हो, हाँ, या आप खर्च कर सकते हो, उससे आपकी लाइफस्टाइल अच्छी हुई, तो वो साउथ ईस्ट है। ये दोनों में बहुत माइनर फर्क है। और जो नॉर्थ के अंदर कुबेर है और वहाँ से आने वाली जो संपत्ति है, पैसे है, उससे आप वो मतलब वो आप संग्रह कर सकते हो, वो आप बैंक बैलेंस बना सकते हो, संग्रह कर जमीन ले सकते हो, मकान ले सकते हो और वो आपको जनरेशन बाय जनरेशन काम आएंगे। तो वैसी संपत्ति है वो नॉर्थ है। और जो आप उड़ा रहे हो, मौज मस्ती कर रहे हो, वो साउथ ईस्ट है। यानी साउथ ईस्ट देता भी है मगर वो खुद के लिए देता है, मगर खुद के लिए लग्जरी देता है। हाँ, लग्जरी में आप लग्जरी में देते हो आप। तो वो आपकी लाइफस्टाइल, खर्च करना, मूवी, मतलब जो भी है, वर्ल्ड टूर, व्हाटएवर जो भी है, मतलब एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, वो सब साउथ ईस्ट है। और प्रिजर्व करना, संग्रह करना, रखना, वो नॉर्थ है। तो ये दोनों में फ़र्क है। वो सोच ले फिर क्लाइंट या अपने जो दर्शक देखने वाले हैं कि उसको किस तरह से उसको कंसिडर करना है, क्या उसकी सोच है। तो दोनों साइड में पैसे है, पैसे तो दोनों जगह पर है, लेकिन आपको कौन से पैसे चाहिए उस तरह से उसको हाईलाइट करो आप। मैं जनरली नॉर्थ को हाईलाइट करवाता हूँ, साउथ ईस्ट है ना, कुबेर का स्थान है, एक्चुअल मनी वो है। सर अगर एनर्जी ब्लॉक होती है किसी के घर की, हाँ, तो वो क्या रीजन से एनर्जी ब्लॉक होती है? एनर्जी ब्लॉक होने के जो सबसे पहले एनर्जी प्रोड्यूस कहाँ से होती है वो सोचना पड़े, है ना। तो घर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है ब्रह्म स्थान से, ब्रह्मा की नाभि से एनर्जी स्प्रेड होती है, वहाँ से एनहांस होती है। दूसरी जगह है नॉर्थ ईस्ट, वहाँ से कॉस्मिक एनर्जी आती है। दोनों में फ़र्क है, एक एनर्जी आती है, अच्छी एनर्जी, और एक प्रोड्यूस उत्पन्न होती है। तो ये जब दोनों जगह पर आपने ब्लॉकेजेस कर रखे हैं, सेंटर ब्लॉक कर रखा है, सेंटर के अंदर सीढ़ी मतलब स्टेयरकेस, टॉयलेट, स्टोर रूम या फिर किसी भी तरह से ब्लॉकेज है, तो वो सबसे बड़ा ब्लॉकेज माना जाएगा। सेकंड, नॉर्थ ईस्ट ब्लॉकेज, मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर एयर नहीं आ रही है, एनर्जी नहीं आई है, सूर्य का सुबह का प्रकाश नहीं आ रहा है, टॉयलेट बना रखा है वहाँ पर, ऊंचाई वहाँ पर आगे से ऊंचा है, साइड में बड़ी बिल्डिंग बनी हुई, उसकी वजह से वो नहीं आ रहा है। तो ये सब बड़े ब्लॉकेज माने जाएंगे। और ये ब्लॉकेजेस आपके जीवन के जितने भी अच्छे हैं, मतलब जितने भी पहलू है, अच्छे पहलू, उसको कहीं डैमेज करते रहे। क्रिएशन नॉर्थ ईस्ट में आना और नॉर्थ ईस्ट से आना और सेंटर से पैदा होना। हाँ, तो पैदा नहीं हो रहा है और आ भी नहीं रहा है, अच्छी बात है, अच्छी चीज़ें नहीं आ रही है, तो वो ब्लॉकेज, वो सबसे बड़े ब्लॉकेज माने जाएंगे। और जैसे बात है कि भाई नॉर्थ ईस्ट का डैमेजेस आप क्योर नहीं कर सकते हो, वैसे सेंटर का भी जल्दी क्योर नहीं कर सकते हो, और हो भी जाए तो रिजल्ट बहुत कब मिलते हैं, है ना। तो ये सबसे बड़े ब्लॉकेजेस एनर्जी के। गुरुजी आपका दिल से धन्यवाद। आज आपने जितनी बातें बताई, मेरे ख्याल से हमारे प्रेक्षकों को बहुत सी बातें क्लियर हो गई होगी माइंड में। यानी समझना ऐसे है कि वास्तु ये सिर्फ दीवारें नहीं है, ये आपके लाइफ को भी अलाइन कर सकती है। अगर आपका घर अलाइन है, आपकी एनर्जी अलाइन है, तो आपकी लाइफ भी अलाइन हो सकती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो आप ये एपिसोड ज़रूर शेयर कीजिए। मैं पूजा शाह फ्रॉम तत्व अलाइन साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।